हेलो एवरीवन, हाउ यू गाइस आर डूइंग। तो लास्ट सेशन में हमने ईबीएस के बारे में देखा और कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, उसके बारे में देखा। आज उसी तरह हम S3 के बारे में जानने वाले, S3 बकेट के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो जैसे लोग इसको डिफाइन करते हैं कि इसके अंदर इसका जो मतलब होता है बेसिकली, वो इट इज़ जस्ट लाइक ड्राइव। जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया या वन ड्राइव हो गया माइक्रोसॉफ्ट का। तो ऑफ कोर्स ये है उस तरह का, उस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन उतना ही नहीं है, इसमें हम स्टैटिक वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हैं। इसकी एक खासियत है कि मैं स्टैटिक वेबसाइट भी होस्ट कर सकता हूँ। तो चलो इसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल से जानते हैं कि ये है कैसा सिस्टम। तो S3 का एक टाइप है, जैसे हमने EBS के अंदर बहुत सारे टाइप्स देखा है, राइट। तो उसी तरह S3 में भी बहुत सारे टाइप्स है। एक है जो सबसे पॉपुलर है, वो है S3 स्टैंडर्ड। S3 स्टैंडर्ड में ये होता है कि एक जनरल पर्पस स्टोरेज है जिसको फ्रिक्वेंटली एक्सेस किया जा सकता है और मल्टी जोन्स में इसको यूज़ किया जाता है, कर सकते हैं हम लोग। और इसी की तरह एक और आता है जो दूसरा S3 का टाइप है, वो है S3IA या इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। तो इसमें ये इसलिए यूज़ किया जाता है, लिटिल बिट चीपर है, कि अगर हमको फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करना है, राइट, कभी कभी यूज़ करना है, तो वो हिसाब से हम इसको यूज़ करते, यानी लेस फ्रीक्वेंट यूज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है। और उसी तरह एक और है S3 वन जोन। ये भी ऊपर वाले के जैसा ही है, जैसा मैंने बताया लेस फ्रीक्वेंट है। और उसी के साथ साथ इसकी में एक और थोड़ी सी कमी है, वो ये है कि ये ओनली वन जोन में रहता है। यानी इसके ऊपर जितने भी मैंने बताया ना, S3 स्टैंडर्ड, S3 लेस फ्रीक्वेंट, ये सब मल्टी जोन्स में चलते हैं। मैं कोई भी जोन से एक्सेस कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन जो वन जोन वाला है S3 का सर्विस, इसके अंदर हम सिर्फ एक ही जोन पे रखते हैं और ये लेस फ्रीक्वेंट है, यानी एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड S3 ये थोड़ा सा स्लो है। और उसी के बाद जो अगला है वो है इंटेलिजेंट टायरिंग S3 का। तो ये बेसिकली कोई ये अपने हिसाब से एलोकेट कर देता है कोई भी हमारे डेटा को अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से, कि इसको कहाँ पे शिफ्ट कर देना चाहिए, ताकि हम अपने आप को काफ़ी बजट में भी रखें और हमारे काम में भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ेस ना हो। और उसी की तरह और दो है, और सबसे बोल सकते कि चीपेस्ट है, चीपेस्ट नहीं यानी इकोनॉमिकल, यानी बहुत सस्ता पड़ेगा किसी को भी, वो है S3 ग्लेशियर। जैसा कि ग्लेशियर मतलब सबको पता होगा, जो बर्फ़ जैसा जमा रहता है, लेकिन प्रॉपर बर्फ़ भी नहीं रहता और प्रॉपर पानी भी नहीं होता है, और थोड़ा सा बीच का रहता है, उसे ग्लेशियर कहते हैं। वो एक जगह जमा रहता है और धीरे धीरे ट्रैवल करता है। उसी से इंस्पायर हुआ है ये वर्ड ग्लेशियर। यानी इसमें हम बहुत ज़्यादा ही कहते हैं कि कुछ इंटरेक्शन नहीं रखना। फॉर एग्जांपल मैं वंस इन अ ईयर कभी कभी आ गया और देख लिया या रिट्राइव करने की कोशिश किया। तो खास करके जो आर्काइव्स होते हैं, तो उस तरह की चीज़ें हम रखते हैं, अपने बैकअप्स जो बहुत पुराने होंगे या लॉग्स, ये सब चीज़ों के लिए S3 मोस्टली यूज़ होता है। और ग्लेशियर्स वगैरह तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हमारी बहुत पुरानी हो चुकी है, ज़्यादा हम फ्रीक्वेंटली एक्सेस भी नहीं करते, तो हम इसके अंदर डाल देते हैं। और इसी के साथ एक और है S3 का ग्लेशियर। अगेन ये भी एक ग्लेशियर है, लेकिन डीप आर्काइव बोलते हैं इसको, ग्लेशियर्स डीप आर्काइव। तो ये भी, ये उससे ज़्यादा सस्ता है और ये बहुत चीपेस्ट है। अब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे कि ऐसा क्यों है कि इतने सारे वो है और सबका सस्ता सस्ता दिया हुआ है। तो ऑफकोर्स हमारे यूज़ के ऊपर है कि हम कैसा यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से लेंगे। अभी कैसा होता है कि इन दिस केस अगर आपने इसके अंदर डेटा डाल दिया ग्लेशियर्स डीप आर्काइव, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि अगर आप वहाँ से डेटा रिट्राइव करना चाहेंगे ना, तो कम से कम 12 घंटा लगेगा आपको रिट्राइव करने में। ऑन दी अदर हैंड स्टैंडर्ड वाला आपका रहेगा तो तुरंत हो जाएगा। थिंग इज़ कि हमारे यूज़ के ऊपर है, लॉग्स वगैरह। अगर आपके घरों में जो लाइब्रेरीज होती है या कुछ भी, अगर आप कोई बुक्स नहीं पढ़ रहे तो देखते हो कि ज़माने भर पड़ा रहता है। वंस इन अ ईयर या कभी कभी ओकेजन्स पे आप कोई बुक्स खोल लेते हो, पढ़ लेते हो, या एग्ज़ाम्स के टाइम पे खोलते हो। तो
वो हिसाब से हम इसको भी अरेंज करते हैं। अब मुझे पता है मैं साल में एक बार यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं ग्लेशियर्स के अंडर डाल दूंगा क्योंकि मुझे कम प्राइस पड़ेगा। अगर यहाँ डालूंगा तो मुझे रेट ज़्यादा देना पड़ेगा इसका, तो वो हिसाब से हम इसको एडजस्ट करते हैं। अभी डिफरेंस क्या है S3 और EBS में? सबसे बड़ा कि EBS के अंदर आपको पता है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हो, राइट? लेकिन S3 में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। आप बस अपने डेटाज वगैरह, लॉग्स, इस तरह की चीज़ें, यानी आपके टेक्स्ट हो गए, ये सब चीज़ कर सकते हैं। ओनली जो खासियत है S3 के अंदर वो ये है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। लेकिन इसका एक बेनिफिट है कि इसको माउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा EBS को माउंट हमने किया, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। तो इसमें ये फ़ायदा है कि इसमें माउंट वगैरह वाला काम नहीं है, आपको ये सब चीज़ों का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, बहुत इजीली सॉर्टेड काम हो जाता है इसमें। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यूज़ होता है। अब S3 के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं कि जो हमारा S3 होता है उसका आर्किटेक्ट कैसा होता है, वो उसका वर्किंग कैसा होता है। तो सबसे अंदर इसके अंदर में रहता है बकेट। इसको S3 बकेट भी इसलिए बोला जाता है। एक बकेट होता है विच इज़ लाइक कंटेनर। ओके, ये कंटेनर की तरह होता है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें स्टोर करते हैं, एवरीथिंग। एक कंटेनर है और उसके अंदर हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, जो भी हमारा डेटा हो सकता है, जैसे लॉग्स हो गया, फाइल्स, इमेजेस एंड एवरीथिंग। और तो हम उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट कंटेनर के अंदर ऑब्जेक्ट हो, यानी पॉसिबल है कि आप विद इन दिस एक फोल्डर क्रिएट करो और फोल्डर के अंदर ऑब्जेक्ट रखो। तो कहने का मतलब ये है कि S3 के अंदर बहुत सारे बकेट्स हो सकते हैं, यू कैन हैव मल्टीपल बकेट्स, और उसी बकेट के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स भी हो सकते हैं, और हर फोल्डर में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे। और ये भी पॉसिबल है कि एक ही S3 में बहुत सारे बकेट्स है एंड उस बकेट्स के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, फोल्डर नहीं है। तो इस तरह का भी सिनेरियो हो सकता है। तो ये पूरा S3 का एक स्ट्रक्चर है, ये जानना ज़रूरी था। तो अब हम सीधा मूव करते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। मैं यहाँ पे आ गया हूँ, और अगर आपको करना है तो आपको बस यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा S3। मेरे उसमें यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि मैंने उसको बुकमार्क किया हुआ है, लेकिन अगर आप सीधा S3 करते हो तो ये आ जाता है, चालू हो जाता है। ओके, तो मैं वापस से आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही आप S3 में आ जाओगे, ऐसा आपको पैनल दिखेगा, और साइड से आप इसको ओपन कर सकते हो। आपके सारे बकेट्स यहाँ पे दिखते हैं। एज ऑफ नाउ मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है। अभी बकेट्स पे मैं क्रिएट करूँगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा हमारा रूल क्या है कि पहले हमको S3 के अंदर बकेट क्रिएट करना पड़ता है, विच इज़ लाइक कंटेनर, क्योंकि उसी के अंदर आपके सारे स्टोरेज होंगे। तो मैं एक बकेट क्रिएट करूँगा। यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट कर लेना। थिंग इज, इसकी खासियत है कि मैं कोई भी रीजन से एक्सेस कर सकता हूँ, कोई भी रीजन के बकेट को। EBS का ऐसा नहीं है कि उसी रीजन का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कोई भी रीजन से कोई भी रीजन का एक्सेस कर सकता हूँ। बट द थिंग इज़ कि मैं लेटेंसी को ध्यान रखूँ। लेटेंसी तो पता ही होगा लोगों को। फॉर एग्जांपल, मैं अगर मुंबई में रहता हूँ और अगर मैं US सेलेक्ट करके रखता हूँ, तो US से मेरा डेटा मेरे पास आएगा। और वही सोचो, अगर मैं मुंबई में रहता हूँ और मैंने मुंबई सेलेक्ट करके रखा, तो मुंबई से डेटा आ रहा है, तो फिर ज़्यादा फास्ट कौन सा आएगा मेरे पास? ऑफ कोर्स मुंबई वाला आएगा। बट एनीवे मैं डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ इसको। और बकेट का नाम हमेशा यूनिक रहता है, ये याद रखना, बकेट का नाम यूनिक होता है। तो ऐसा नाम रखो जो ऑलरेडी लिया नहीं हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चलो टेस्ट लिख के देखता हूँ कि है क्या, तो एक्चुअल में ये एरर दे देगा। तो बकेट का नाम मैं ऐसा रखता हूँ, मैं मेरे नाम पे ही रख लेता हूँ, और मैं ऐसे ही डालता हूँ, मैं ये डाल देता हूँ, मैंने ये नाम दे दिया। और उसके बाद कुछ नहीं करूँगा, मैं नीचे आ जाऊँगा और नीचे आके एक क्रिएट कर लूँगा बकेट। ऑलराइट, तो मेरा बकेट क्रिएट हो गया है, ये मेरा बकेट है। अब ये बकेट को जब मैं ओपन ओपन करूँगा, तो अब मैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स रख सकता हूँ, राइट? मैंने कहा था ना, कंटेनर यानी जो बकेट्स है उसके अंदर आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल बकेट्स भी हो सकते हैं, लाइन से आपको दिखेंगे, और हर बकेट के अंदर आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब जैसे मैं मेरे केस में यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूँगा, यू कैन अपलोड एनीथिंग, फाइल, फोल्डर, PDF, PPT,
एनीथिंग। तो मैं यहाँ पे ऐड फाइल करता हूँ और डाउनलोड्स में जाके ये एक मेरा पीडीएफ है, मैं उसको अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, पीडीएफ अपलोड हो गया। ऑलराइट, तो अपलोड हो चुका है यहाँ पे, और इसी के साथ मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हो ये मेरा अमेज़ॉन S3 की सर्विस है। ये उसके अंदर का बकेट के अंदर ये बकेट है, मेरा नाम है बकेट का, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो मैंने रखा हूँ पीडीएफ फॉर्मेट। अब ये उसके कुछ डिटेल्स दे रहा है यहाँ पे, और आप इसका यूआरएल ध्यान से देखो किस तरह से होता है। s3.// बकेट का नेम, अगेन स्लैश, और फिर ऑब्जेक्ट का नेम। अब उसी तरह अगर मैं इसको ओपन दबाऊंगा यहाँ से, यू कैन सी कि मेरा पीडीएफ ओपन हो गया। अब ओनली प्रॉब्लम इज़ कि ये सब जगह से ओपन नहीं होने वाला, ये नहीं होगा ओपन क्योंकि ये प्राइवेट है। और ये जब मैं ओपन कर रहा हूँ ना, तो इसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे टोकन, सिक्योरिटी टोकन वगैरह, ये वजह से ये ओपन हो गया, राइट। ऐसे ये ओपन नहीं होने वाला। उसका जो मेन यूआरएल है वो ये ऑब्जेक्ट यूआरएल। तो अभी जैसे मैंने ये यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लिया और मैं इनकॉग्निटो मोड में चला जाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं पेस्ट करता हूँ इसको, यू कैन सी ये बता रहा है एक्सेस डिनाइड, क्योंकि ये पब्लिक नहीं होता है। वो हो सकता है मुझे ये डॉक्यूमेंट्स है, कुछ भी है, मुझे किसी को भी देना है जो पब्लिकली एक्सेस कर पाए, तो इसके परमिशंस को हमको चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो दिख रहा है परमिशंस, मैं परमिशंस पे जाता हूँ एंड यू कैन सी ये है एवरीवन पब्लिक एक्सेस। अब यहाँ देख सकते हो कि मुझे एडिट करने का ऑप्शन नहीं है, मैं एडिट नहीं कर सकता हूँ यहाँ से। तो मुझे इसको करने के लिए इस सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इन्होंने ऐसा करके रखा हुआ है। तो अब मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ अगेन माय बकेट के अंदर, अभी ये मेरा बकेट है, मैं यहाँ पे हूँ, इसके परमिशंस में जाऊँगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, तो ये यहाँ से मुझे ब्लॉक कर रहा है। अब मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा, अब मैं करूँगा इसको एडिट और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और सेव कर दूंगा चेंजेस। अब ये मुझसे कह रहा है कंफर्म करने के लिए, मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो ये हो चुका है मेरा पब्लिक, लेकिन पब्लिक सिर्फ मैंने परमिशन दिया हूँ कि यस मेरे ऑब्जेक्ट्स को मैं पब्लिक रख सकता हूँ, ये इस चीज़ की परमिशन है। अब मुझे परमिशन देना पड़ेगा मेरे ऑब्जेक्ट को कि वो पब्लिक होगा या नहीं। ओके, तो अब मैं नीचे आऊँगा तो ये अगेन यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। तो मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा ये जो अलर्ट जैसा दिख रहा है, और यहाँ से ACLS एनेबल्ड करना पड़ेगा। आई एक्नॉलेज, सेव चेंजेस। ऑलराइट, सो हो गया। अब मैं अपने ऑब्जेक्ट्स पे आता हूँ, मेरे जिस भी ऑब्जेक्ट को मैं पब्लिक करना चाहता हूँ। अब मैंने सारे परमिशंस के काम कर दिए, अब इसको मैं पब्लिक करूँगा। यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ओके, और यहाँ पे एक्शन में आके इसको लिखूँगा मेक पब्लिक, लास्ट में दिख रहा होगा। तो अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब ये पब्लिक हो गया। अब कैसे समझेगा, अब मैं इसे क्लोज करता हूँ यहाँ से, ओके। अब वापस इसको ओपन करता हूँ, इसने अब यूआरएल ले दिया। अभी आप देख रहे थे ये यूआरएल चल नहीं रहा था, लेकिन अभी सेम यूआरएल मैं पेस्ट करूँगा तो ये चलेगा। यहाँ पे देख रहे हो, तो अब मैं ये जिसको भी दूंगा उसको मेरा डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, तो अब ये पार्ट तो देख लिया हमने, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अब हम इसमें अपलोड करने वाले हैं एक स्टैटिक वेबसाइट को, कि किस तरह आप स्टैटिक वेबसाइट कर। अब ये प्रोसेस बहुत फास्ट है क्योंकि ना आपने इंस्टेंस क्रिएट किया, ना उसमें अपाचे इंस्टॉल किया, कुछ भी नहीं। आपने बस एक बकेट बनाया जो कि बहुत इजी था बनाना, और अब इसके अंदर आप स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करोगे। पहले इसको इस तरह से परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ मैं। ऑलराइट, सो डिलीट हो चुका है, और इसके अंदर अब मैं वो कर लेता हूँ, अपना डाल देता हूँ। तो अभी जैसे मैंने बताया था, जैसे मेरा ये गिटहब रिपोजिटरी था, आपने देखा होगा github.com ये। तो आप भी यहाँ पे जाना, बिलिंग के अंदर कोड पे जाना। यहाँ पे कोई क्लोन वगैरह होने नहीं वाला है क्योंकि ऑफ कोर्स हम ग्राफिकली फ़िलहाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड जिप, राइट। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा आपको जिप। मेरा उसमें ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं इसको सीधा यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, अभी PDF अपलोड किया था, अभी हम ये अपलोड करेंगे।
तो मैं ये आ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ से फोल्डर भी ऐड कर सकता हूँ, फाइल भी ऐड कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर हूँ, मैं इसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये एक्सट्रैक्ट हो गया। इसके अंदर जाता हूँ, ये जाता हूँ, मैं इतना पार्ट पूरा कॉपी करके इसको ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ पे आया, इधर आया, यहाँ पे आ गया। तो मेरा जितना भी है ये यहाँ पे ड्रैग हो गया। ओके, अब मैं इसको कर दूंगा अपलोड। थोड़ा टाइम लेगा, स्लोली स्लोली पूरा अपलोड हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये अपलोड हो चुका है यहाँ पे। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। मेरे जितने भी थे सब कुछ यहाँ पे आ चुका है एज इट इज़। अब मैं इसको एज अ स्टैटिक वेबसाइट यूज़ कर सकता हूँ सिंपली। उसके लिए ये करना होगा, मैं इसके प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, एंड प्रॉपर्टीज़ में इसके और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे बकेट वर्जनिंग है, जिसको यहाँ से आप अनेबल कर सकते हो अभी। यानी इधर से एडिट करना और फिर वो अनेबल हो जाएगा, अनेबल कर लेना। अब इसका क्या फ़ायदा होता है कि इन केस अगर आपका कोई चेंजेस करते हो आपके करंट बकेट को, फॉर एग्जांपल मैं करके तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कोई टफ काम नहीं, मैं इजीली बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल किसी ने प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल अगेन अपलोड किया यहाँ पे, और यानी इसको अपडेट करता है और फिर अपलोड कर देता है। अब ऐसा करने के बाद ये होता है कि आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि मेरा पुराना ही अच्छा था, तो हम उसको वहाँ से रिट्राइव कर सकते हैं, यानी एक वर्जन बना देता है। ये जो है ये हमारा करंट वर्जन है, जब भी मैं इसमें कुछ नया चेंजेस करूँगा तो वो सेकंड वर्जन बन जाएगा, और सेकंड वर्जन आपका करंट वर्जन हो जाएगा। तो जब भी आप अपना वर्जन चेंज करना चाहो, यानी वापस से कंट्रोल जेड करना चाहो, पुराना जाना चाहो, तो आप इजीली जा सकते हो वर्जन कंट्रोलिंग करके। पर याद रहे कि उसमें बिल ज़्यादा आता है, क्योंकि आपका स्टोरेज जितने चेंजेस होते हैं स्टोरेज बढ़ेंगे। एनीवे, मैं प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ, नीचे आता हूँ यहाँ पे एकदम नीचे, तो यहाँ पे दिख रहा होगा स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। तो मैं इसे डिसेबल किया हुआ है ये पहले से, तो मैं इसे अनेबल कर देता हूँ। एडिट पे जाऊँगा, अनेबल कर दूँगा, और यहाँ पे आके मुझे इसे बताना पड़ेगा कि कौन सा जो है उसको बाय डिफ़ॉल्ट लेना। अब जैसे मैंने कहा था इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, और ये एरर डॉक्यूमेंट, यानी बाय द वे ऑप्शनल है, और इसका ये मतलब होता है कि इन केस अगर कुछ एरर होता है तो कौन सा पेज शो करना चाहिए। तो मेरे उसमें तो एरर डॉट एच टी एम एल नहीं आएगा, इसलिए फिर भी मैं डाल देता हूँ और उसके बाद इसको सेव कर देता हूँ। ऑलराइट, तो ये सेव हो गया, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको अभी पब्लिक नहीं किया। अभी इसको अगेन पब्लिक करना पड़ेगा। तो मैं ऑब्जेक्ट में आता हूँ और सबको सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं किसी एक, सिर्फ मैंने इंडेक्स को फॉर एग्जांपल कर लिया तो हो जाएगा, मुझे सबको सिलेक्ट करके सबको पब्लिक करना पड़ेगा। ओके, सो मैं परमिशन में जाऊँगा और यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ क्या कंडीशन है। तो एडिट करता हूँ, तो एवरीवन को मुझे रीड करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं सेव चेंजेस करता हूँ। ओके, आई अंडरस्टैंड, सेव चेंजेस। अब मैं अगेन ऑब्जेक्ट्स में आता हूँ, सबको सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से एक्शन में जाके मेक पब्लिक करना पड़ेगा, मेक पब्लिक, क्योंकि पब्लिक होगा तभी तो लोग देख पाएंगे आपके स्टैटिक वेबसाइट को, वरना कैसे देखेंगे। तो इसको क्लोज करता हूँ, इसको जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ में, और अगेन नीचे जाऊँगा, क्योंकि हम अनेबल कर दिए तो यहाँ पे मुझे बता देगा ये यूआरएल है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो यू कैन सी मेरा वेबसाइट वर्क हो रहा है, चल रहा है। अब मैं ये लिंक किसको भी दूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पब्लिक कर दिया हूँ, तो इनकॉग्निटो में भी फॉर एग्जांपल चालू कर लेता हूँ तो ये दिखेगा। अब यहाँ देख सकते हो कि इसका यूआरएल अपने अकॉर्डिंग नहीं है, और अपने अकॉर्डिंग हो भी नहीं सकता, वो S3 बकेट के हिसाब से। अगर आपका यूआरएल आपके लिए उतना मैटर नहीं करता तो आप इस तरह से स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हो, क्रिएट कर सकते, लेकिन याद रहिए स्टैटिक रहेगा। जैसे कि मैंने बताया था वर्डप्रेस जैसे सॉफ्टवेयर, ये सब आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, या कोई भी डायनामिक जैसे रिएक्ट हो गया या लारावेल, PHP, इस तरह की चीज़ें इसमें काम ही नहीं करने वाली। ओनली HTML CSS, इस तरह की जो चीज़ें होती है जो एकदम कोर है और स्टैटिक है, यही इसमें वर्क करने वाला है। तो इतना बस ध्यान रहे।
इसके बारे में भी। और इधर होस्ट करने का फ़ायदा है कि ये काफ़ी आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि S3 एज़ कम्पेयर टू EBS सर्विस काफ़ी सस्ता पड़ता है, दैट्स वाई। लेकिन S3 का मेन यूज़ ये नहीं है, मेन यूज़ है लॉग को मैनेज रखना, आर्टिफैक्ट्स को स्टोर करना। ओके, अब इसी के साथ मैं अगली चीज़ बताना चाहूँगा। अब जैसे यहाँ पे आ गया, आपने ये सब चीज़ें देखा, तो एक लाइफ साइकिल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक होता है स्टैंडर्ड जो काफ़ी महंगा होता है, फिर IA होता है जो थोड़ा सस्ता होता है, फिर वन जोन है वो और सस्ता है, और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वो सस्ता होने लगता है। तो ये एक लाइफ साइकिल की तरह वर्क करता है। जैसे आपके लॉग्स है, ठीक है, जो रिसेंटली जनरेटेड लॉग से हो सकता है कि मुझे बार बार उसके नीड पड़ते जाए, है ना, मुझे नीड पड़ सकता है उसका, बार बार मन करेगा देखने का, चेक करने का लॉग्स का। तो इस वजह से हम इसको स्टैंडर्ड में रखते हैं, ठीक है, मान के चलो मैंने इसको स्टैंडर्ड में रखा, और मैं सिर्फ लॉग्स का एग्जांपल दे रहा हूँ, आर्टिफैक्ट्स भी हो सकते हैं, स्टैंडर्ड के अंदर मैंने रखा। अब ऑफ कोर्स लॉग रहेगा, कुछ टाइम तक रहेगा, मान के चलो 15-20 दिन तक आपके यूज़ में आता रहेगा और अच्छा चलते रहेगा। अभी उसके बाद क्या होगा कि नए लॉग्स बनते जाएंगे, ठीक है, नए लॉग्स आपके ऐड होते जाएंगे, और ये वाला जो लॉग है, चलो मैं इसका नाम दे देता हूँ लॉग वर्जन 1, ये आपका पुराना होने लगेगा। लॉग जो है वर्जन 1 आपका पुराना होने लगेगा, तो इसमें आप यूज़ करना थोड़ा कम हो जाए, यानी आप उतना फ्रिक्वेंटली आप उसको एक्सेस नहीं करोगे। तो आप क्या करोगे, आप चाहोगे कि कुछ दिनों के बाद, क्योंकि नए लॉग्स बन चुके हैं और इसका भी उतना नीड नहीं है, एक्सेस हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, लेस फ्रिक्वेंट है, आप इसको डाल दोगे IA में, क्योंकि अगर ये स्टैंडर्ड में रहेगा तो आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा एज़ कम्पेयर टू IA, तो आप मनी मैनेजमेंट के लिए इसको यहाँ पे रखोगे। अब हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद ऐसा हो गया, क्योंकि इसकी खासियत है कि ये मल्टीपल जोन्स में एक्सेसिबल है। अब हो सकता है अब आप इसको और नैरो डाउन कर देते हो कि नहीं, अब उसको मल्टीपल जोन में भी एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है, बस एक जोन में रहेगा और वहाँ पे ही लोग यूज़ करेंगे, तो और मतलब आपको सस्ता पड़ जाएगा। तो आप इसको लेके आ जाओगे और नीचे लेके आ जाओगे और वन जोन पे लेके आ जाओगे, फिर वन जोन पे। ओके, अब फिर कुछ वक्त होगा, कुछ टाइम के बाद आपको लगेगा कि अब इसका वो भी यूज़ नहीं है, लाइक हो सकता है रेयर केस हो कि साल में मुझे एक बार इसका देखना पड़े, तो मैं इसको ग्लेशियर्स में डाल दूंगा। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये सब रूल्स क्यों है। तो ये मार्केट जो हमारा कंपनीज होता है उसके अंदर ये लाइफ साइकिल चलता है, लॉग्स से लेके आर्टिफैक्ट्स या कोई भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेके, कि एक वक्त में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फिर उसके यूजेस कम होते रहते हैं, और फिर हम चाहते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो अलग अलग उसमें चले जाए, क्योंकि हम फालतू का पैसा नहीं देंगे अगर हम यूज़ नहीं कर रहे उसका उतना। तो अभी इसी को हैंडल करने के लिए AWS के अंदर हमारे पास एक मैनेजमेंट है। अगर आप यहाँ पे मैनेजमेंट में जाओ तो आप यहाँ पे लाइफ साइकिल को क्रिएट कर सकते हो, ये रूल को। अब फर्स्ट ऑफ ऑल रूल का नेम देना पड़ेगा, तो जैसे मैं नाम दे देता हूँ लॉग्स रूल, और इसी के साथ नीचे में अगेन इधर भी लॉग्स लिख देता हूँ, और फिर मैं नीचे आता हूँ। ओके, तो मैं क्रिएट करता हूँ एक, ओके यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करके मैं बता रहा हूँ कि जैसे स्टैंडर्ड में मेरा जो कोई भी लॉग्स होगा या आर्टिफैक्ट्स होगा, जो भी मेरा डॉक्यूमेंट्स है, मैं चाहता हूँ कि 30 दिन वो रहे, क्योंकि मेरा 30 दिन तक अच्छा खासा इंटरेक्शन होता है। अब उसके बाद मेरे इंटरेक्शन कम हो जाते हैं, तो 30 दिन के बाद वो खुद ब खुद वन जोन में चला जाना चाहिए, ये मेरा डिमांड है। और फिर वहाँ पे 60 दिन हो जाने के बाद वो वन जोन से भी हट के ग्लेशियर में चले जाना चाहिए, ठीक है। ये मेरा पूरा कंसेप्ट है। मतलब आप सही से देखो तो जो भी मेरा ऑब्जेक्ट होगा 30 दिन के बाद यहाँ पे 30 दिन के बाद यहाँ से यहाँ पर आएगा, और फिर 120 दिन जब हो जाएंगे तब वो ग्लेशियर्स पे आ जाएगा। यानी मुझे इसको मैनुअली हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक इसको शिफ्ट कर देगा अपने बिहाफ पे। तो जैसे मैं इसको एक्नॉलेज करके क्रिएट कर लेता हूँ, तो जो भी मेरा डेटा है बराबर 30 दिन के बाद अपने आप को शिफ्ट कर लेगा अपने स्टैंडर्ड को, ट्रांजिशन हो जाएगा उसका।
अब एक चीज़ है कि फिर ये लाइफ टाइम जो है ना ग्लेशियर्स में पड़ा रहेगा, लाइफ टाइम पड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ से तो हमने हटाया ही नहीं ना। और ग्लेशियर का भी भले मिनिमम बहुत कम चार्ज है, बहुत कम, लेकिन है। तो हम चाहेंगे फिर भी कि ग्लेशियर से भी डिलीट हो जाए एक टाइम के बाद, यानी पूरी तरह से डिलीट हो जाए हमारा डेटा। तो वो भी हम कर सकते हैं इन केस अगर हमको करना है। तो जैसे मैं लॉग रूल्स पे जाता हूँ, इसको एडिट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक और टिक मार्क कर देता हूँ कि एक्सपायर करंट वर्जन्स ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आ गया कि कितने दिनों के बाद मैं एक्सपायर कर दूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी है 200 दिन के बाद कुछ भी रहना नहीं चाहिए। सेव, ओके, एक्नॉलेज। तो अब जब मैंने ये बना दिया तो पता है क्या होगा कि अब ये पहली बार तो ट्रांजिशन होते जाएगा, लास्ट में ये पहुंच जाएगा ग्लेशियर में, और 200 दिन होने के बाद ये जो भी मेरा इस बकेट के अंदर है जो करंट वर्जन है, यानी ये जो है पर्टिकुलर चीज़, ये डिलीट हो जाएगा। ऑफ कोर्स नई चीज़ आ गई होगी, यानी ये डेट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल ये आज आया है, राइट, आज आया 22 फरवरी को, तो आज से 30 दिन के बाद ये कहीं और पहुंच जाएगा, जो हमारा अगला आइए है वो बकेट के अंदर पहुंच जाएगा। सो ये था ओवरऑल S3 के बारे में। अब हम मूव करते हैं कि इसको हम विथ AWS CLI, यानी कि विथ, इसको हम प्रॉपरली किस तरह से और अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं। ऑफकोर्स हमने एज अ GUI अभी यूज़ किया, एज अ ग्राफिक, लेकिन हम इसको देखेंगे कि हम किस तरह से एक CLI के वे में, यानी विथ कमांड लाइन इंटरफेस, हम कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपना ये टर्मिनल चालू कर लूँ यहाँ पे आके। ओके, सो ये मेरा टर्मिनल है, चालू हो गया। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि मेरा ये लोकल टर्मिनल है, गिट बैश है मेरे उसमें, मैंने अभी कोई लिनक्स से इसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ हूँ, नॉर्मल टर्मिनल है। और अगर मैं यहाँ पे AWS लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मुझे ऐसा कुछ आ रहा है। आप लोग को एरर आएगा क्योंकि आप लोग के उसमें AWS होगा नहीं, मेरे उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो मैं बता दूँ कि इंस्टॉल कैसे करना है। तो यहाँ पे लिखना है AWS CLI, यानी हम जो भी यहाँ पे ग्राफिकली कर रहे थे अब कमांड लाइन इंटरफेस से करेंगे, दैट्स वाई CLI। तो AWS CLI इंस्टॉल ऑन विंडोज़ ऐसा मैं डाल देता हूँ। इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ। और जैसे ही यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे हर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से दिया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल मुझे विंडोज़ के लिए करना है, तो मैं विंडोज़ पे सिलेक्ट करता हूँ। इसने ये एक कमांड दिया है, आपको करना कुछ नहीं है, बस ये कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है और रन करता है, हो जाएगा डाउनलोड। आपका पूरी तरह से डाउनलोड हो जाएगा और बाकी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। फिर अब जब आप AWS हाइफन वर्जन करोगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे AWS CLI इंस्टॉल हो गया। वंस AWS CLI इंस्टॉल हो जाए, अब हम ये करेंगे, क्योंकि अब जो भी हमने किया है ना, मैं अभी हमारा जो टास्क है ना वो ये है कि अभी तक हमने जो भी किया है उसको हम थ्रू CLI करने वाले, राइट। और ये बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी जो मैंने दिखाया ना उससे भी आसान काम है, तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं IAM रोल के अंदर जाऊँगा। मैंने पहले ही बताया था यूज़र्स के बारे में, राइट। तो मैं एक नया यूज़र्स बनाना चाहता हूँ। अभी मेरे उसमें ऑलरेडी एक यूज़र है जो मैंने पहले ही बनाया हुआ था, S3 एडमिन। मैं काम करता हूँ, मैं फिर से बना देता हूँ एक यूज़र आप लोग को बताने के लिए। तो मैं क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे लिख दूँगा CLI S3 AWS CLI, मेरे यूज़र का नाम दे देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ से डायरेक्टली एक अटैच कर देता हूँ पॉलिसी। और मुझे उसको जो है ना S3 का पूरा एक्सेस देना है, राइट। तो मैं इसलिए S3 लिखूँगा। तो अमेज़ॉन S3 फुल एक्सेस दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ और इसी तरह यूज़र को क्रिएट कर लेता हूँ। तो मेरा एक यूज़र क्रिएट हो गया S3 AWS CLI नाम से। ओके, तो मेरा यूज़र क्रिएट हो गया है और अब मुझे ये करना है कि मैं इसके सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में आऊँगा और मैंने ये सब बताया हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर प्रैक्टिस। और यहाँ पे नीचे आके आपको एक एक्सेस क्रिएट करना पड़ेगा। लास्ट टाइम जो हमने किया था ना, हमने कंसोल एक्सेस दिया था। दिस टाइम हम कंसोल का एक्सेस ही नहीं दे रहे, जो करना है कमांड लाइन से करना है वो एक्सेस दे रहे, और बहुत ईजी है ये, कोई टफ काम नहीं। सो मैं यहाँ से क्रिएट एक्सेस की कर रहा हूँ ताकि सामने वाला
लॉगिन कर सके अपने उसमें एटलीस्ट। और यहाँ पे मैं CLI करूँगा, हाँ आई अंडरस्टैंड, नेक्स्ट, और क्रिएट एक्सेस की कर देता हूँ। तो ये मेरा एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की दोनों आ गई है। हमेशा याद रखना गलती से भी ये सब चीज़ें एक्सपोज नहीं होनी। सीक्रेट एक्सेस की तो गलती से भी एक्सपोज नहीं करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, गिटहब हो गया इस तरह की जगह पे या अपने S3 बकेट में बिल्कुल भी मत डालना, वरना बहुत प्रॉब्लम सहना पड़ेगा आप लोग को। तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, download.csv, ये डाउनलोड हो गया है, वहाँ पे आपको ये दोनों आ जाएगा। अब मैं ये करूँगा कि यहाँ पे याद रहो ये मेरा गिट बैश है। अब मैं यहाँ से चाह रहा हूँ कि मुझे कंट्रोल मिले मेरे AWS पैनल का, लेकिन विद कमांड लाइन। तो उसके लिए मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब AWS मैंने डाउनलोड कर लिया, AWS लिखूँगा, स्पेस लिख के लिखूँगा कॉन्फ़िगर। बेसिकली मुझे अपने क्रेडेंशियल्स डालना है, मैं इंटर करूँगा। अब ये मुझसे कह रहा है कि अपना की आईडी डालो, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब वो मुझसे मेरा सीक्रेट एक्सेस की मांग रहा है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आई नो ये एक्सपोज हो रहा है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। अब ये आपसे पूछ रहा है डिफ़ॉल्ट रीजन नेम डालने के लिए। रीजन नेम कहाँ मिलेगा? अब जैसे आप यहाँ से, अब जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो जैसे नॉर्थ वर्जीनिया, और मैंने अभी तक जो भी काम किया सब नॉर्थ वर्जीनिया में किया हुआ है। तो यहाँ पे दिख रहा है US ईस्ट 1, तो यही आपका रीजन है। तो वो मुझे डालना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मैं गलत रीजन डालूँगा तो मैं फेल हो जाएगा मेरा कनेक्शन। और यहाँ पे JSON लिख देना, ये एक फॉर्मेट है, इसी में अपना काम होगा। तो इसी के साथ मेरा कॉन्फ़िगर हो चुका है। क्लियर कर दूँ? अब मैं आपको बताता हूँ कि कंट्रोल कैसे करते हैं। अब हुआ ये, अगर वापस से मैं रिपीट करके बता दूँ, तो ये हमारा यूज़र है, राइट? यूज़र है, मैंने क्रिएट किया S3 AWS CLI नाम से, और मैंने उस यूज़र को इस चीज़ का एक्सेस दे दिया कि तुम S3 को पूरी तरह से एक्सेस, वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ S3 कर सकता है। अगर जानना है तो इस पर सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे आपको एक डिटेल मिल जाएगा कि जैसे S3 है और S3 ऑब्जेक्ट लैम्बडा है, वो उसको एक्सेस कर सकता है, राइट? और वो भी विद कंसोल नहीं, क्योंकि जब सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में जाएंगे तो नोटिस करना यहाँ पे मैंने अनेबल नहीं किया हुआ हूँ अभी तक, बस ये एक एक्सेस की बना दिया है, पर यहाँ से अनेबल नहीं किया। तो यहाँ पे जब मैंने अपने कॉन्फ़िगरेशन, ये कमांड रन किया मैंने AWS कॉन्फ़िगर, तो वहाँ पे मैंने अपने सारे डिटेल डाल दिए, अब मेरा हो गया है सक्सेस, राइट? तो अब मैं बताता हूँ कि करते क्या है। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, बकेट बना रहे थे। तो एकदम सिंपल है, हम लिखेंगे AWS, यानी AWS में काम कर रहे, दैट्स वाई AWS स्पेस S3 सर्विस में काम कर रहे। अगर EC2 में करना होता तो EC2 लिखता था, लेकिन S3 में करना है, स्पेस। और अब हम एक बकेट बनाएंगे, मेक बकेट MB, राइट? और अब हम उस बकेट को नाम देंगे। तो देखा होगा आपने कि लिंक कैसे बनती थी, S3 लिखा रहता था, कॉलन स्लैश रहता था। ये दिखाया था मैंने अभी आपको, जब हमने ग्राफिकली बनाया था, तो कोई भी URL ऐसी ही बनती। और अब मुझे यहाँ पे बकेट का नाम देना है, S3 सर्विस है और उसके बकेट का नाम मेरे को कुछ भी देना है। तो मैं जैसे लिख देता हूँ स्टैटिक 888 और मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये यूनिक होना चाहिए। अगर ऑलरेडी किसी ने लिया है तो एरर थ्रो कर देगा। अब मैं इंटर करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो ये जैसे ही आ गया ना, मेक बकेट स्टैटिक 4x8, तो इसका ये मतलब हुआ कि मेरा बकेट क्रिएट हो गया। अब मैं चेक कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, ओके, और S3 के अंदर जाता हूँ, देखते हैं कि हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टैटिक वो बन गया। कितना आसान था, कुछ भी नहीं किया मैंने, यहीं पे बैठे बैठे बना लिया, बस ये कोड लिख के। अब ऑटोमेशंस वगैरह करना है तो ये भी बहुत काम में आता है, ये सब पता होना चाहिए। अब मैंने क्रिएट कर लिया, और अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्टैटिक वेबसाइट है, या आपका आर्टिफैक्ट्स हो सकता है, लॉग्स हो सकता है, वो सब चीज़ें उसके अंदर जानी चाहिए। मुझे अपने S3 बकेट के अंदर डालना है, तो वो मैं कैसे डालूँगा? अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अपने टर्मिनल से भी ये काम कर सकते
हो सकता है कि आपके पास टर्मिनल के अंदर, आपके इंस्टेंस के अंदर कुछ डेटा है जो आपका मन करे S3 में डालने का, तो इस तरह से आप इजीली डाल सकते हो, कोई बिग बात नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे अगेन लिखूँगा AWS और S3 सर्विस। अब मैं अपना नॉर्मल कमांड रन कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे मैं लिखूँगा CP, फॉर एग्जांपल अभी मैं पहले PWD कर लेता हूँ देखने के लिए मैं कहाँ हूँ। तो मैं अपने यूज़र्स के अंदर हूँ, मैं डाउनलोड्स में चला जाता हूँ क्योंकि मेरा फाइल वहाँ, फोल्डर पूरा वहाँ पे था। ऑलराइट, तो मैं भी डाउनलोड्स के अंदर आ गया। अब मैं लिखूँगा AWS, उसके अंदर S3, और S3 के अंदर मैं कॉपी करूँगा। कॉपी ये करूँगा कि इसके अंदर मेरा एक फाइल है जिसका नाम बिलिंग मैन से है, और बिलिंग मैन के अंदर जो कुछ भी मुझे वो सब चाहिए, ठीक है। तो मैं बिलिंग मैन लिख देता हूँ। उसके अंदर क्या है, अच्छा, बिलिंग मैन के अंदर बिलिंग मैन है, और उसके अंदर जो कुछ भी है मुझे वो सारा चीज़ चाहिए। दैट्स वाई ये मैं कॉपी कर रहा हूँ। और कहाँ पेस्ट करूँगा, मैं उसकी URL डाल दूँगा S3 में, जो नाम से मैंने अभी बनाया, स्टैटिक 4x8, इसके अंदर मैं सारा का सारा पेस्ट कर देना चाहता हूँ। अब मैं ऐसे इंटर करूँगा, एरर दे देगा, क्योंकि हम एक फाइल नहीं डाल रहे हैं, हम एक पूरा का पूरा फोल्डर के अंदर का हर चीज़ डालना चाह रहे हैं, और विद इन दैट फोल्डर बहुत सारी चीज़ें हैं, और दैट्स वाई मेरे को इसको रिकर्सिवली रन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रिकर्सिव और इंटर करूँगा। नाउ यू कैन सी मेरा यहाँ से सारा का सारा अपलोड हो रहा है। जस्ट इमेजिन ये मैं किसी EC2 पे कर रहा हूँ और अपने अंदर का हर चीज़ मैंने अपलोड कर दिया, और फिर मैं अपने विंडोज़ पे भी डाउनलोड कर सकता हूँ। यानी बोथ वे वर्क कर रहा है, मेरे विंडोज़ से भी मैं डाल सकता हूँ, कैसे भी ऑपरेट कर सकता हूँ। बहुत सारी यूज़ केसेस है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब ये जैसे क्रिएट हो गया। अब मैं इसके अंदर जाऊँगा और ये लोड हो रहा है। यू कैन सी मेरी सारे जितने भी मेरे इमेजेस की डायरेक्टरी थी और जो कुछ भी था, सारा का सारा यहाँ पे आ गया। इतना इजी है। और वहीं के साथ, उसी के साथ साथ मैं यहाँ से बैठे बैठे उसको डिलीट भी कर सकता हूँ अगर मेरा मन किया तो मैं जैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज़ बता दूँ, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब जैसे अगर मेरा मन कर रहा है यहाँ से देखने का कि कितने बकेट्स है मेरे उसमें ऑलरेडी, तो मैं LS करूँगा। ये मुझे बता दिया मेरे पास 2 बकेट है। अब उसी तरह फिर मैं, ओके, तो अब मुझे देखना है कि स्टैटिक के अंदर क्या है, तो उसके लिए बस मुझे AWS S3 लिखना पड़ेगा और आगे जाके इसका URL डालना पड़ेगा, और अगेन उसके अंदर जो स्टैटिक 4x8 है वो लिखना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा LS, कि मुझे इसके अंदर का लिस्ट बता दो कि क्या क्या है, और उसने मुझे बता दिया हर चीज़। तो इस तरह से मैं चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ। विद इन दैट अभी मुझे इमेजेस में जाना है, तो मैं यहाँ पे इमेजेस लिख दूंगा। सो यू कैन सी मैं इस तरह से चीज़ों को कंट्रोल कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ओके, सो इधर आ गया हूँ मैं वापस से। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ जो मैंने एक्स्ट्रा बना के रखा हुआ हूँ। यहाँ पे आ जाता हूँ बकेट्स के अंदर, और ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ, एक ही रहने देता हूँ फिलहाल। बकेट एम्प्टी नहीं है। अब मैं ये भी तरीका बताता हूँ कि डिलीट का, कि अगर बकेट एम्प्टी नहीं है तो डिलीट नहीं होता है। दैट्स वाई वी हैव टू फर्स्ट एम्प्टी अवर बकेट, और ये जो भी लिखा रहता है वैसा हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है। मैंने डिलीट कर दिया है, एग्जिट करता हूँ एंड अगेन इस पर सिलेक्ट करके अब इसे भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो मैंने ये डिलीट कर दिया जो एक्स्ट्रा था मेरे पास। अभी हम इसी का यूज़ करेंगे। अब मैंने बता तो दिया हूँ कि विंडोज़ पे कैसे CLI इंस्टॉल करते, और देखा जाए तो आप सेम तरह से ऑपरेट कर सकते हो। जो भी आप कमांड के ज़रिए जो भी आप डेटा अपना डालना चाहते हो इस तरह के जगह पे, तो आप यूज़ कर सकते हो उबंटू में भी, मतलब सेम कोड है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक EC2 क्रिएट करता हूँ। अब ध्यान दिया होगा मैंने नॉर्थ वर्जीनिया में बनाया हूँ। ओके, मैंने नॉर्थ वर्जीनिया में अपना बकेट बनाया था। अभी हो सकता है बनाया, और मेरा नॉर्थ वर्जीनिया में एक PC था, और मैंने अपने आर्टिफैक्ट्स वगैरह डेटा उसके अंदर डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ इसको माइग्रेट
कहाँ पे? मुंबई में। ईबीएस में भी हमने सेम चीज़ किया, हमने माइग्रेट किया था और आपने पूरा प्रोसेस देखा, काफ़ी लंबा था। पहले तो हम उसका स्नैपशॉट लेते, स्नैपशॉट लेने के बाद उसे कॉपी करते और जहाँ पे जो रीजन में डालना है वो रीजन में डाल देते, फिर वहाँ से वॉल्यूम क्रिएट करते, फिर हम उधर भी अटैच करेंगे, एक लॉन्ग प्रोसेस, राइट। उसी तरह अगर आपका मन है सेम काम S3 में करना, किसी पर्टिकुलर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना, तो बहुत शॉर्ट हो जाता है, इतना लफड़ा ही नहीं रहता है। अभी आपने देखा कि मैंने कितने आसानी से यहाँ पे क्रिएट किया और अपने लोकल फाइल्स को डाल दिया, ना मैंने गिट यूज़ किया ना कुछ यूज़ किया, लोकल फाइल्स को इजीली डाल दिया। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, इंस्टेंसेस पे जाऊँगा, एक नया लॉन्च करूँगा इंस्टेंस जल्दी से, इसका नाम दे देता हूँ S3 डेमो। ये नॉर्थ वर्जीनिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं उबंटू ले लेता हूँ दिखाने के लिए कि उबंटू में कैसे करते हैं। यहाँ से एक की पेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो चलो ये वाला ही ले लेता हूँ की पेयर, इसे सब अलाउ कर देता हूँ, नीचे आके लॉन्च कर देता हूँ इंस्टेंस। इंस्टेंस लॉन्च हो गया, यहाँ पे आता हूँ और इसे कनेक्ट, पेंडिंग स्टेट में, थोड़ा वेट करते हैं। ओके, सो रनिंग हो गया है, मैं यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट। ऑलराइट, ये कनेक्ट हो गया, मैं क्लियर कर देता हूँ sudo -i। तो मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए जल्दी से एक लॉग बना लेता हूँ। सो लॉग ऐसा बनाता हूँ कि पहले तो मैं अप टाइम लिखता हूँ यहाँ पे, ओके, अप टाइम लिख के ये सबको टेम्प के अंदर लॉग्स नाम से एक फाइल बना के उसमें डाल देता हूँ, ठीक है, डाल दिया। और इसी के साथ इको कर देता हूँ हैशटैग, थोड़ा फैंसी बनाने के लिए। यहाँ बहुत सारे हैशटैग्स डाल देता हूँ मैं, ताकि ये थोड़ा फैंसी बने। और ऑफ कोर्स यहाँ पे डबल रिडायरेक्शन करना पड़ेगा, वरना ओवरराइट कर देगा ये। अगेन सेम थिंग। और अब यहाँ पे df-h लगा देता हूँ, एंड अगेन सेम थिंग। ओ शिट, ये यहाँ पे रिडायरेक्ट नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा। तो पहले df-h आ गया, अब मैं इसके अंदर अप टाइम लगा देता हूँ, डबल रिडायरेक्ट नहीं कर किया था, मैं भूल गया। तो अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या कैसा है हमारा फाइल इस वक्त, कैट। तो देख सकते हो कि कुछ ऐसा दिख रहा है इसमें। पहले तो हमारा df-h है, फिर हैशटैग आया है, उसके बाद अप टाइम आ रहा है। ये ऐसे समझो हमारा लॉग्स है। अब मैं ये लॉग्स को चाहता हूँ कि मैं S3 बकेट में रख दूँ, तो अगेन मुझे यहाँ पे होगा नहीं AWS, मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। विंडोज़ में तरीका देख लिया, इसमें थोड़ा अलग है। सबसे पहले तो हम apt अपडेट कर लेते हैं, सब कुछ अप टू डेट कर ले पहले अपने पीसी को। ऑलराइट, सब अप टू डेट हो चुका है और अब हम इस पर इंस्टॉल कर लेंगे CLI। तो उसके लिए करना पड़ेगा apt इंस्टॉल AWS CLI, एंटर। अब ये कह रहा है कि पता नहीं कि क्या है ये, तो ऑफ कोर्स ये पैकेज का नाम नहीं होगा, हम देख लेंगे। AWS CLI फॉर उबंटू, डॉक्यूमेंट्स इसलिए कहते हैं, उस पर डिपेंड रहो, कोड को मत याद रखो। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, लिनक्स में जाता हूँ, नहीं अभी यहाँ पे आता हूँ, हाउ, यहाँ पे फिर नीचे जाता हूँ, ये मुझे दिख रहा है, अच्छा डैश नहीं था वहाँ पे, इसलिए ये एरर दिया। तो मैं इतना पार्ट कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ वाई दबा के। तो ये मेरा जितने भी नेसेसरी डिपेंडेंसीज है सब कुछ इंस्टॉल कर लेगा। अब मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। अब मेरे उसमें इंस्टॉल हो चुका है
AWS। अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि इस पर कॉन्फ़िगरेशन इसमें भी करना पड़ेगा आपको वही चीज़ों से, लेकिन एक और तरीका है काम करने का। ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ से, अच्छा कॉन्फ़िगर होता है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं, तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ से ही आपको अगेन सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर सको। कर सकते हो ऑफ कोर्स, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा करना पड़े। मैं इसे कट कर देता हूँ और मैं बताता हूँ कि कैसे कर सकते हो। अगेन आप आई एम रोल के अंदर जाओ और यहाँ जाके रोल्स क्रिएट करो, ठीक है। एक रोल्स क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ से। AWS सर्विस है, सर्विस मेरी EC2 है। अगेन EC2 पे क्योंकि मैं इम्प्लीमेंट करूँगा और मैं उसे रोल देना चाहता हूँ S3 का, तो अमेज़ॉन S3 का फुल एक्सेस। नेक्स्ट, क्रिएट रोल। अच्छा मुझे नाम देना पड़ेगा, S3 एडमिन लिख देता हूँ यहाँ पे और नीचे आके क्रिएट रोल कर देता हूँ। तो एक रोल क्रिएट हो गया यहाँ पे S3 एडमिन नाम से, जिसके अंदर वो S3 को पूरे कंट्रोल कर सकता है और EC2 के अंदर इम्प्लीमेंट करके बेसिकली। तो मैं यहाँ पे आता हूँ EC2 में, EC2 ये है हमारा वो। इस पर सिलेक्ट करता हूँ, इसको हम मॉडिफाई करेंगे, सिक्योरिटी मॉडिफाई IAM रोल, और इसको मैं रोल दे दूंगा S3 एडमिन का अपडेट। ओके, तो अब इसको कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं, इसका हो गया कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से। अब मुझे लिखना पड़ेगा, चेक करना है अगर, तो अगर हम देख लेते AWS, उसके अंदर S3, और अब मैं LS कर लेता हूँ। यू कैन सी यहाँ पे स्टैटिक बना हुआ है, एक आ गया। बकेट क्रिएट करता हूँ S3 का और उसको ऑफ कोर्स ऐसे ही देना पड़ता है, S3 और log 8888 ये नाम दे देता हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा मेक बकेट MB, इंटर। तो बन गया हमारा बकेट इजीली। यहाँ पे बकेट क्रिएट हो चुका है और मैं उसके अंदर अपना अभी सामान डालना चाहता हूँ, अपना लॉग्स डालना चाहता हूँ। तो बहुत अगेन बहुत सिंपल है, AWS S3 और उसके बाद मैं करूँगा कॉपी मेरे टेम्प फाइल के अंदर logs.txt नाम से, यहाँ पे था, और मैं उसे डाल दूंगा, URL डाल देता हूँ उसका जो मैंने अभी बनाया था, log 4 times 8। ओके, तो ये यहाँ पे उसको पेस्ट कर देगा। इतना सिंपल था, मेरे लॉग पेस्ट हो गए यहाँ पे। अब मैं कुछ भी इस तरह से पेस्ट कर सकता हूँ, मेरा हो गया। अभी ये तो बन गया, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा मुंबई में एक डेटा सेंटर है, मैं वहाँ पे ये पूरा डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, मेरे लॉग्स का वगैरह एवरीथिंग। तो मैं कैसे करूँगा? तो यहाँ से मुझे कुछ करना नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, इसको भी शट डाउन कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ इस इंस्टेंस को, और मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ अपना लोकेशन। अब जैसे मुंबई में भी मेरा एक डेटा सेंटर है, मुझे वहाँ पे भी अपना डालना है, तो मुंबई में आता हूँ, यहाँ पे लॉन्च करता हूँ इंस्टेंस, और यहाँ से मैं एक्चुअली एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ। अगर आप अमेज़ॉन लिनक्स यूज़ करोगे ना, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट AWS इंस्टॉल मिलेगा, तो मैं इसलिए यही कर रहा हूँ ताकि इस बार में इंस्टॉल ना करना पड़े। और एक नया की पेयर बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ S3KP। मैं क्रिएट कर लेता हूँ, डाउनलोड हो गया मेरा, बाकी सब एज इट इज़ रख के लॉन्च कर लेता हूँ। अब अगेन मैं इंस्टेंसेस पे जाऊँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, थोड़ा वेट करूँगा। सो रनिंग है, और इसे भी कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। ये मेरे ख्याल से कनेक्ट नहीं होगा डायरेक्ट, यहाँ से देखता हूँ, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। ऑलराइट, ये कनेक्ट हो गया, ये अमेज़ॉन का लिनक्स है, और अगर मैं अभी यहाँ पे AWS डालूंगा तो ये एरर थ्रो नहीं करेगा क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और इसीलिए मैंने ये वाला इंस्टॉल किया। और इसके पास भी एज ऑफ नाउ ये कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी अगर मैं AWS S3 लिखूँगा अगेन और मान के चलो LS करता हूँ, तो ये कहेगा कि कॉन्फ़िगर करने के लिए। सो पता ही है शॉर्टकट कॉन्फ़िगर करने का, मैं इसको वो रोल असाइन कर दूंगा, सेम रोल। ठीक है, यहाँ पे एक्शंस में जाऊँगा, सिक्योरिटी में जाऊँगा, मॉडिफाई IAM रोल,
तो मैं इसको S3 एडमिन का रोल दे दूंगा, यानी ये कॉन्फ़िगर हो गया। ओके, सो मैंने अभी कॉन्फ़िगर कर लिया, अब ये मुझे ऐसा एरर नहीं देगा। और इतना आसान है इसमें काम करना। तो मैं अभी AWS करूँगा, S3 करूँगा, अगेन S3 लिखूँगा और यहाँ पे डाल दूँगा मैं मेरा जो नाम था उसका, वो था log 4 times 8 और उसके बाद logs.txt, यही नाम से था। और मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ टेम्प के अंदर स्लैश, और उसका भी नाम दे दूंगा मैं .txt, logs.txt। इसे कॉपी करना है, CP लगा दूँ स्टार्टिंग में, अब एंटर करूँगा। यू कैन सी दिखा रहा है कि डाउनलोड हो चुका है। हम इसको कैट कर सकते हैं, सीधा हम कैट कर लेते हैं, तो ये हमारा अपडेट आ गया यहाँ पे हर चीज़ का। तो इस तरह से वर्क किया जाता है इसमें। और देख सकते हो कि फिर यहाँ पे जो बाउंड्रीज थी ना रीजन्स की वगैरह, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है ये सब जगह पे, इस तरह के डेटास को माइग्रेट करना। ऑफ कोर्स इसको हर जगह हम यूज़ नहीं कर सकते S3 को। फॉर एग्जांपल अगर आपको डेटाबेस वगैरह यूज़ करना है तो EBS में ही होने वाला है। S3 में डेटाबेस यूज़ नहीं हो सकता है, लेकिन डेटा हम स्टोर ज़रूर कर सकते हैं। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। कल हम अगले टॉपिक पे मूव करेंगे।